बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा आर्टिकल वेक्टर्स की रेजोल्यूशन से मुतालिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, वेक्टर की रेजोल्यूशन को समझना बहुत क्रूशियल और बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके इंटायर चैप्टर में बार बार इस्तेमाल होगा। तो आज हम इसको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग देंगे और ये कुछ डेफिनेशंस मैंने आप लोगों के सामने लिखी हैं, जिनको भी मैं थोड़ी ही देर में डिफाइन करूंगा कि वेक्टर की रेजोल्यूशन बेसिकली होती क्या है, तो वेक्टर के कंपोनेंट से क्या मतलब है और वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है। इससे पहले कि मैं ये डेफिनेशन करूं, क्यों ना पहले हम ये कॉन्सेप्ट लें कि ये रेजोल्यूशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जब मैं बात करूं कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स का मतलब है कि किसी भी चीज के ऐसे दो हिस्से बना दें या तीन हिस्से बना दें या चार, या जितना आपका दिल करे, लेकिन उन हिस्सों में ये खास बात होनी चाहिए कि जब आप उनको ऐड करें तो वापस वही आंसर आए जिसके आपने हिस्से बनाए थे। कंपोनेंट्स वेक्टर्स के भी हो सकते हैं, स्केलर्स के भी हो सकते हैं। ऑल्दो इस चैप्टर में हमें पढ़ने चाहिए वेक्टर्स के कंपोनेंट्स, मगर डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए क्यों ना पहले आपको एक आसान कॉन्सेप्ट दूं कि स्केलर अगर हम देखें उनके कंपोनेंट से क्या मतलब है। ये देखिए, मेरे पास स्केलर से मुराद होता है डिजिट्स, और डिजिट्स कोई भी डिजिट हो सकता है। मैंने आपके सामने एक डिजिट लिखा 8। मैं आपसे पूछता हूं इस 8 के कंपोनेंट्स बनाएं। क्या डेफिनेशन है कंपोनेंट्स की? कंपोनेंट्स जिनको ऐड करूं तो 8 आए। तो मैं कह सकता हूं 8 का एक कंपोनेंट है 1 और 7, क्योंकि मैं 1 और 7 को ऐड करूंगा तो 8 आएंगे। तो 1 और 7 8 के क्या हुए? कंपोनेंट्स हुए, हिस्से हुए, जिसे उर्दू में कहेंगे हम। क्या सिर्फ यही कंपोनेंट्स बनते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, 2 और 6 भी तो 8 के ही कंपोनेंट्स। और अगर मैं 3 और 5 बोलूं तो 3 और 5 भी 8 के कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि 3 और 5 को ऐड करूंगा तो 8 आएगा। और फिर 4 और 4 को भी हम देखें तो ये भी 8 के कंपोनेंट्स है। लेकिन जब आप इससे मजीद कंपोनेंट्स बनाना चाहेंगे तो फिर हमारे पास 4, आप यहां एक एक बढ़ा रहे, 4 से आगे 5 करेंगे, और यहां कम कर रहे हैं तो 3 करेंगे, और 5 और 3 तो ऑलरेडी हो चुका है। 3 और 5 और 5 और 3 एक ही बात है। तो बच्चे समझते हैं कि भाई कंपोनेंट्स इतने ही बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ये देखिए, अगर मैं कहूं 8 का एक कंपोनेंट 7.5 एंड 0.5, ये भी तो मिलकर 8 बना रहे, तो फिर ये भी तो कंपोनेंट ही हुआ। तो इसका मतलब हम किसी भी स्केलर की जब बात करें तो कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं? जितना हमारा दिल करेगा, जितने हम चाहेंगे हम उतने कंपोनेंट्स बना सकते हैं। दूसरे अल्फाज में इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बना सकते हैं। कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं किसी भी स्केलर के? इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखें इसको ऑपोजिट में, 1 और 7 को मैं क्या कर रहा हूं तो 8 आ रहा है, ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब एडिशन है ये। लेकिन यहां आज मैं 8 को 1 और 7 में डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि आज मैं एडिशन के ऑपोजिट जा रहा हूं। ये कौन सा प्रोसेस है? एडिशन के ऑपोजिट जब भी मैं पूछता हूं कौन सा प्रोसेस है, ज्यादातर बच्चे कहते हैं सब्ट्रैक्शन, विच इज एंटायरली रॉन्ग। तो बच्चों को ऐसा लगता है जैसे एडिशन का ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन होता है। हरगिज नहीं बच्चों, एडिशन का ऑपोजिट ये प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो यहां से हमें पता चला कि रेजोल्यूशन क्या हुई? फिर किसी भी चीज को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना, क्या कहलाता है? उस वेक्टर की रेजोल्यूशन कहलाती है, और वो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ, लेकिन ये बात मैं फिर भी लिख देता हूं कि रेजोल्यूशन इज ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ एडिशन। एडिशन का ऑपोजिट प्रोसेस अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए तो आप बताएंगे कि एडिशन का ऑपोजिट रेजोल्यूशन होता है। ये तो थी बात स्केलर की, ये चीज अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी थी, लेकिन ये हमारा आज का आर्टिकल नहीं है। हमारा आर्टिकल है कि वेक्टर्स की रेजोल्यूशन कैसे करनी है। तो आइए हम जरा देखते हैं कि वेक्टर की रेजोल्यूशन से क्या मतलब है। मैंने आप लोगों को बताया कि
जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स वो चीजें होती हैं जिनको मैं ऐड करूं तो वापस ओरिजिनल चीज आए। तो अगर मैं इसी डेफिनेशन को वेक्टर्स पर अप्लाई करूं तो इस वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे? वो वेक्टर्स होंगे जिनको मैं ऐड करूं तो वापस यही ए वेक्टर बन। तो ये देखिए, अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है सी या बी कह देता हूं, और ये एक वेक्टर है सी, तो आपको मालूम है अगर मैं बी और सी को हेड टू टेल जोड़ूं तो वापस ए आएगा। इसका मतलब बी और सी ए के क्या हुए? कंपोनेंट्स, क्योंकि बी और सी ऐड होकर वापस ए दे रहे हैं। लेकिन क्या यही कंपोनेंट्स बनेंगे? वही वाली लॉजिक। क्या और कंपोनेंट्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। ये देखिए हमारे पास, अगर मैं चाहूं तो मैं ये कंपोनेंट भी बना सकता हूं कि ये बी है और ये सी है। अभी भी ये ए के कंपोनेंट्स हैं क्योंकि ऐड होकर ही हमें वापस ए दे रहे हैं। और फिर अगर मैं चाहूं इस ए के ये दो कंपोनेंट्स भी बना सकता हूं, बी और सी। अब यहां से हमें आइडिया हुआ कि कंपोनेंट्स वो चीज होती है, वेक्टर के केस में भी कंपोनेंट वो चीज होती है जिसको अगर मैं ऐड करूं तो वापस ओरिजिनल वेक्टर आए मेरे पास। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पर अब दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। मैं बात कर रहा था पहले स्केलर के कंपोनेंट्स की। कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं एक शर्त लगाऊं, शर्त ये है, मैं कहता हूं 8 के कंपोनेंट्स करें, लेकिन शर्त लगा रहा हूं कि कंपोनेंट्स ऐसे हो जो आपस में बराबर हो, तो क्या आप बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन कर सकते हैं? नहीं। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है ये कि मैंने कंडीशन लगा दी 8 के कंपोनेंट्स बनाने की जो आपस में बराबर भी हों। अगर मैं ऐसी ही कंडीशन यहां पर लगाऊं कि वेक्टर ए के कुछ कंपोनेंट्स बनाए, लेकिन ऐसे कंपोनेंट्स बनाए जो आपस में परपेंडिकुलर हो, यहां बराबर की शर्त नहीं बोलूंगा, परपेंडिकुलर की शर्त बोलूंगा, तो अब ये कंपोनेंट्स तो है लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि ये एंगल 90 नहीं बन रहा। ये भी कंपोनेंट्स है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं, लेकिन ये कंपोनेंट्स हैं और ये खैर से परपेंडिकुलर भी हैं। इसका मतलब जिस तरह से ये दो कंपोनेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसी तरह से जब वेक्टर्स की रेजोल्यूशन करते हैं तो कंपोनेंट्स तो बन जाते हैं जितने मर्जी हम चाहें, मगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास जो होंगे वो स्पेशल किस्म के कंपोनेंट्स होंगे जो ना सिर्फ उसके कंपोनेंट्स होंगे बल्कि वो आपस में 90 डिग्री पर भी होंगे। इसमें अच्छी बात क्या होगी कि एक अगर एक्स एक्सिस में है तो दूसरा वाई एक्सिस में होगा क्योंकि वो आपस में परपेंडिकुलर है और एक्सिस भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। स्टूडेंट्स, ये बातें आप भूल ना जाएं तो क्यों ना इसको जल्दी से आप एमसीक्यू की फॉर्म में एक दफा नोट डाउन कर लें। तो मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर, ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3, इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया था यहां इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? कंपोनेंट। मैंने कुछ नहीं बोला कौन सा कंपोनेंट। जब कंपोनेंट की बात करते हैं, कंपोनेंट तो आप जितने मर्जी बना दे, तो यहां ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? इनफाइनाइट। वही चीज जो मैंने यहां पर भी एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ये देखिए, मैं कंपोनेंट की बजाय यहां पर वर्ड ऐड कर देता हूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब जब मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐड करूंगा तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बाद ये एमसीक्यू की स्टेटमेंट बनेगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर, वही ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। अब आपको पता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इनफाइनाइट नहीं हो सकते, तो कितने हुए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? ज्यादातर बच्चे सोचेंगे 2, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3 होते हैं। यहां सही ऑप्शन 3 है। क्यों? यहां पर जो मैंने बनाया ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, लेकिन आपको मालूम है तीसरा जेड एक्सिस है, तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो इन पर भी परपेंडिकुलर हो वो जेड एक्सिस में भी हो सकता है। तो फिर यहां पर इसके क्यों 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं? क्योंकि ये है हमारे पास एक ऐसा वेक्टर जिसे हम बोलते हैं प्लेन वेक्टर। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था जिसके सिर्फ 2 एक्सिस हो। अगर ये एमसीक्यू जो है मैं इसमें वेक्टर की बजाय प्लेन वेक्टर कर दूं तो ये बन जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लेन वेक्टर। इस सूरत में फिर से वही ऑप्शन अगर हमारे पास हो तो यहां पर फिर हमारे पास ऑप्शन जो है वो 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला सही होगा, क्योंकि जब हम प्लेन वेक्टर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ
दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। एक और बात मैं आपको जुबानी बता देता हूं, और वो ये है कि अक्सर पूछा जाता है कि हमारे पास क्या कंपोनेंट अपने वेक्टर से बड़ा हो सकता है? तो बिल्कुल, कंपोनेंट अपने वेक्टर से बड़ा हो सकता है। लेकिन जब यह पूछा जाए क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अपने वेक्टर से बड़ा हो सकता है, तो नहीं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अपने वेक्टर से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और वेक्टर खुद ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटेस्ट साइड होती है, तो ये उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, ये थे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको रेजोल्यूशन भी समझ में आ गई होगी, कंपोनेंट भी समझ में आ गई, लेकिन इन चीजों को लिखना किस तरह से है आइए जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम डिफाइन करते हैं ये टर्म्स को। पहले मैं कंपोनेंट डिफाइन करता हूं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का वो हिस्सा है जो किसी खास डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा, जेड एक्सिस में होगा। यहां से हम कह सकते हैं व्हाट इज अ कंपोनेंट? इट इज डिफाइंड एज अफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी खास डायरेक्शन में किसी वेक्टर का जितना हिस्सा बन रहा होगा उसे हम बोलेंगे कंपोनेंट। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या जरूरत है कंपोनेंट्स निकालने की? मैं आपको बताता हूं। इमेजिन करें मेरे पास एक ब्लॉक है और एक बच्चा इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींच रहा है और ये ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि स्टूडेंट्स कितना वर्क हुआ? आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है यही फोर्स सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट करवा रही है। मगर अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही हो, आपने देखा होगा अक्सर बच्चे धागा बांधकर गाड़ी को चला रहे होते हैं। इस सूरत में धागा जो है वो इधर को फोर्स लगा रहा है, गाड़ी इधर को जा रही है। क्या ये पूरी की पूरी फोर्स, सपोज करो अगर 10 न्यूटन है, क्या ये पूरी की पूरी फोर्स 10 न्यूटन की डिस्प्लेसमेंट करवा रही है? आप कहेंगे नहीं सर, इस 10 न्यूटन की फोर्स का कुछ कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट करवा रहा होगा, सारा नहीं। तो फिर हमें कंपोनेंट निकालना पड़ा ना इस सूरत में। लेकिन वो निकालना कैसे, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया कि कंपोनेंट क्या होता है। अभी असल वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना, इस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो व्हाट इज रेजोल्यूशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ resolving a vector into its components। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करने का ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट्स तो कई किस्म के होते हैं। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है? अभी मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी हो, और हमारे लिए ये ज्यादा कारआमद है, ये ज्यादा आसान कर देते हैं हमारे काम को। ये देखिए जी, आपकी बुक कहेगी कि इट इज यूजुअली कन्वीनियंट। कहता है अक्सर ये हमारे लिए आसान होता है। क्या आसान होता है? टू रिजॉल्व ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। वेक्टर को ऐसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना विच आर, जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में परपेंडिकुलर भी हों। और इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अभी मैंने आपको एमसीक्यू में बताया ना स्टूडेंट्स, कितने होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? अगर हमारे पास एक प्लेन वेक्टर हो, यानी कि एक ऐसा वेक्टर हो जिसके दो एक्सिस हो, तो फिर हमारे पास उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी दो ही होंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर हो जो स्पेस वेक्टर हो, स्टूडेंट जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर लिया उन्हें पता है स्पेस वेक्टर 3D वेक्टर को बोलते हैं, जिसके 3 एक्सिस हो, तो अगर उसके 3 एक्सिस हैं तो फिर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी 3 ही होंगे। तो ये तो हो गया थोड़ा सा डेफिनेशन जो आप लोगों ने याद रखनी है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर आपने निकालने हैं तो कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो आइए जरा देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मैथमेटिकल डेरिवेशन।
स्टूडेंट सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपने अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की। अब एक्सप्लेन कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपकी बुक क्या करेगी, दो बातें आएंगी, डायग्राम और उसी की एक्सप्लेनेशन। तो पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं वेक्टर को रिजॉल्व करने का ये जो डायग्राम है ये कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक वेक्टर ही होना चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट्स सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं यहां पर आपके सामने एक वेक्टर बना देता हूं। ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ओ से और ये एंड हो रहा है पॉइंट पी पर। तो ये जो वेक्टर है जो कि लाइन ओपी बता रही है, इसे हम बोलते हैं कि ये है वेक्टर ए। अब जैसे कि मैंने बताया इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करने, कैसे करने, बहुत आसान है। आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इस तरह से करेंगे कि आप एक लाइन सीधी एक्स एक्सिस तक लेकर जाएंगे और एक लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर वाई एक्सिस तक लेकर जाएंगे। ये लाइन एक्स एक्सिस पर जितना हिस्सा कट करेगी वो होगा उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, और ये लाइन जितना वाई एक्सिस पर कट करेगी ये इस वेक्टर का उतना हिस्सा बन जाएगा उसका वाई कंपोनेंट। तो ये हो गया हमारे पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। और यहां पर अगर ये एक्स कंपोनेंट है तो फिर ये भी तो उतना ही हिस्सा है, तो मैं इसको भी एक्स कंपोनेंट कह सकता हूं। और अगर ये वाई है तो ये भी वाई कंपोनेंट कहलाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब हमारे पास ये जो एंगल है जिस पर वेक्टर था, ये एंगल है एंगल थीटा। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन में आप लोगों ने क्या लिखना है। आपने यही सारी बातें लिखनी है। ये पॉइंट्स को आप नाम दे देंगे, इस पॉइंट को आप m कह दें, इस पॉइंट को आप n कह दें। तो आप क्या लिखेंगे, बुक की लाइंस इस तरह से होगी कि कंसीडर अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन एट एन एंगल थीटा, और फिर आप बताएंगे आप उसको रिजॉल्व करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल कट एक्स एक्सिस ऑन पॉइंट m and y axis on point n. So ON is your y component, OM is your x component. याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि x component और y component में खास बात क्या है। यहां पर मैं लिख दूं कि आप लोगों ने यहां से आगे बुक की लाइंस लिखनी है खुद ही। लो भाई अब जरा देखें कंपोनेंट में खास बात क्या होती है। अगर आप उनको ऐड करें तो वापस ओरिजिनल वेक्टर बनता है, यही बताया था मैंने। तो जरा देखें, मैं कह सकता हूं कि अगर x कंपोनेंट को ऐड करूं और y कंपोनेंट को ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ओरिजिनल वेक्टर बनेगा। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर एक इश्यू है, और वो इश्यू क्या है कि आप देख सकते हैं x और y तो स्केलर्स है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, स्केलर्स ऐड होकर वेक्टर थोड़ी ना आ सकते हैं। इसका मतलब मुझे या तो इनके ऊपर वेक्टर का निशान डालना पड़ेगा, और अगर मैं ये नहीं करना चाहता तो फिर मुझे इनके साथ इनके यूनिट वेक्टर लगाने पड़ेंगे। आपको याद है x एक्सिस में यूनिट वेक्टर i हैट होता है और y एक्सिस में यूजुअली यूनिट वेक्टर j हैट होता है। तो फिर मैं यहां पर i हैट और j हैट लिख देता हूं। तो ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं यहां पर। अब जरा x कंपोनेंट भी निकालते हैं और y कंपोनेंट भी निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले x कंपोनेंट, बहुत आसान काम है ये। x कंपोनेंट कैसे निकालना है जरा देखते हैं। स्टूडेंट आप देख सकते हैं अगर मैं इस एंगल का कॉस लूं, किसी भी ट्राइंगल में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, मैं यहां लिख देता हूं इन ट्राइंगल OMP। ये जो ट्राइंगल है OMP, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, थीटा के साथ वाली बेस OM, ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है यानी कि A। मैं वेक्टर नहीं लिखूंगा, मैं OP मैग्नीट्यूड लिखूंगा, क्योंकि यहां पर हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे। अब OM कितना है, OM का मैग्नीट्यूड तो x कंपोनेंट जितना है तो AX, और OP का मैग्नीट्यूड तो A का मैग्नीट्यूड है। यहां से cos थीटा AX ओवर A है, तो AX किसके बराबर आएगा स्टूडेंट, जरा तवज्जो कीजिएगा, A उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AX आ जाएगा A cos थीटा की। लो जी स्टूडेंट्स, वो फार्मूला जो हमारे पास x कंपोनेंट का था वो आ गया। मैं इसको कह देता हूं कि दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब बात रह गई y कंपोनेंट्स की।
एक्स कंपोनेंट आ गया जी। वाई कंपोनेंट क्या होगा वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वाई कंपोनेंट जैसे पहले मैंने कॉस थीटा लिया, अब मैं लेता हूं साइन थीटा, और साइन थीटा लूंगा तो साइन थीटा किसके बराबर आता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होती है, 90 के थीटा के सामने वाली साइड, तो परपेंडिकुलर क्या बना इसमें, पीएम बना। स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड क्या है यहां पर, लॉन्गेस्ट साइड है ओपी। अब पीएम क्या है, पीएम है हमारे पास वाई कॉम्पोनेंट, ये देखिए ए वाई, और ओपी है ए। यहां से साइन थीटा इसके बराबर है तो ए वाई किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, ए वाई बराबर आएगा, ए उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा कि किस तरह से अगर आप चाहें तो किसी वेक्टर से उसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको क्या चाहिए, एंगल चाहिए, और आप वो वैल्यू पुट करें तो आपके पास एक्स कंपोनेंट भी आ जाएगा और वाई कंपोनेंट भी। लेकिन आपको साइन और कॉस की वैल्यूज कुछ फेमस एंगल्स के लिए याद रखना जरूरी है, जैसे 30 का कितना होता है, 60 का, 45 डिग्री का। स्टूडेंट्स इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो इन फॉर्मूलों को देखकर, क्यों ना हम एक दफा इसको थॉरली देख लें कि एमसीक्यू की फॉर्म में आप लोगों ने क्या क्या पूछा जा सकता है आप लोगों को। तो आइए जरा देखते हैं एमसीक्यू। स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि ये एमसीक्यू आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू कुछ इस तरह से है कि एट व्हाट एंगल, किस एंगल पर ए एक्स और ए वाई बराबर है। क्या पूछ रहा हूं, ए एक्स और ए वाई बराबर है। फार्मूला देखें स्टूडेंट्स, ए एक्स का फार्मूला क्या है, ए एक्स का फार्मूला है ए कॉस थीटा, और ए वाई का फार्मूला क्या है, ए साइन थीटा। ये बराबर इसके तब होगा जब कॉस और साइन की वैल्यू बराबर होगी। अब ये चीज आगे जाकर आप लोग पढ़ेंगे कि जब थीटा 45 पुट करें तो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू बराबर आती है। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस जो है दोनों 45 पर 0.707 आंसर देते हैं। आप अपने कैलकुलेटर पर अभी चेक भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फिर यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बच्चे कहेंगे 45। लेकिन स्टूडेंट एक बात है जो आप लोग यहां पर गौर करना भूल गए, और वो देखिए जरा, ए एक्स और ए वाई आप देख रहे हैं वेक्टर के निशान ए एक्स और ए वाई के ऊपर। ये वेक्टर के निशान बता रहे हैं कि मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूं। वेक्टर्स कब बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, दो बातें, जब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और जब डायरेक्शन भी बराबर हो। तो स्टूडेंट अगर हम देखें एक्स कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस में होता है, वाई कंपोनेंट तो वाई एक्सिस में होता है। क्या ये बराबर हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड में हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। तो क्या हमारे पास कभी भी ये सिचुएशन आ सकती है किसी भी एंगल पर, हरगिज नहीं। तो आप यहां पर एक और ऑप्शन ऐड करेंगे और वो क्या है, इम्पॉसिबल। लेकिन अगर यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स बजाय वो मैग्नीट्यूड वेक्टर्स की बात करें, वो मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड के लिए मैं ये वाला साइन डाल देता, ये साइन बता रहा है कि ये मैग्नीट्यूड। तो क्या कोई ऐसा एंगल है जिसपे हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड बराबर हो? तो अगर हम डायरेक्शन को निकाल दें तो मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर हम देखें 45 डिग्री पर जो कॉस का आंसर आता है वही साइन का आंसर आता है, तो फिर वो कौन सा एंगल होगा जिस पर हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स बराबर होंगे? जी स्टूडेंट्स वो हुआ 45 डिग्री। लेकिन स्टूडेंट्स क्या सिर्फ 45 डिग्री? इधर देखिए, आपने बाकी ऑप्शंस पर गौर किया? ये देखिए, अगर 135 ऑप्शन 135 है, यहां से 135, ये टोटल होता है 180। अगर ये 135 है तो फिर हमारे पास ये कितना बचेगा, यहां पर ये बनेगा 45 डिग्री स्टूडेंट्स। तो 45 डिग्री बनेगा तो जितना हमारे पास वाई कंपोनेंट उतना ही हमारे पास एक्स कंपोनेंट होगा। अगर आप देखेंगे ये जो हमारे पास 225 है, वो 225 आपके पास यहां से यहां तक बनेगा 225, इतना तो बनता है 180। तो फिर ये नेक्स्ट आगे मजीद कितना बनेगा, 45 डिग्री। इसी तरह चौथा एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये सारे एंगल्स किसी ना किसी क्वाड्रेंट में 45 डिग्री बन रहे हैं, और 45 डिग्री पर मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। तो 45 डिग्री ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन 135, 225 डिग्री और
हमारे पास 315 डिग्री ये भी अपने अपने क्वाड्रेंट के अंदर 45 डिग्री ही बनते हैं और हमारे पास इसमें मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। तो इसमें भी हमें एक ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा और वो है कि ऑल ऑफ दीज के ये सारे आंसर सही हैं, यानी इन सब एंगल्स पर मैग्नीट्यूड सेम है। तो 45 कब करना है? अगर आपके पास यही एमसीक्यू हो और हमारे पास ऑप्शन कुछ इस तरह से हो 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस सूरत में हम फिर यहां पर तो सिर्फ 45 डिग्री चलेगा, तो यहां पर हम 45 करेंगे। देखिए छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। अब जरा एक और इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। ये डायग्राम देखें स्टूडेंट, एक वेक्टर है 10 न्यूटन का और ये वेक्टर जो है वो 30 डिग्री बना रहा है। मैं पूछता हूं बताएं कंपोनेंट्स निकालना। अब कंपोनेंट निकालना है एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट का फार्मूला क्या है? एक्स कंपोनेंट का फार्मूला है स्टूडेंट्स ax = a cos थीटा। अब हमारे पास यहां पर a मैग्नीट्यूड है वो तो 10 न्यूटन और cos थीटा, थीटा कितना है? थीटा तो 30 दिया हुआ है और cos 30 होता है 0.86, तो जब 10 से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 8.6 न्यूटन। तो यहां पर हमारे पास 8.6 न्यूटन। बच्चे समझेंगे नहीं है ये भी आंसर। यहां पर भी एक चीज मिस्टेक है और वो मिस्टेक आप लोगों ने नोट नहीं की। वो बात ये है कि थीटा अगर आप देखें, थीटा कहां से दिया हुआ उसने? स्टूडेंट्स थीटा उसने दिया हुआ है वर्टिकल से, यहां से। कभी भी ये थीटा एक्सेप्ट नहीं करना। ये एंगल हमारा एंगल नहीं है जो इधर पुट करना है, हमने हमेशा ये वाला एंगल पुट करना है। अगर आपको मालूम है ये 30 है, टोटल 90 होता है, तो फिर ये कितना होगा? 60। तो हम यहां पर बजाय थीटा में 30 पुट करने के क्या पुट करेंगे? हम पुट करेंगे 60 डिग्री और cos 60 कितना होता है? 0.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 5 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि किस तरह छोटी छोटी चीजें भी आप लोगों को गौर से देखनी होंगी अगर आप वेक्टर्स को सही तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। आई होप कि आपको कंपोनेंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने जो फार्मूले निकाले, इसमें आप ओरिजिनल वेक्टर से एक्स कंपोनेंट और ओरिजिनल वेक्टर से वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चे पूछते हैं सर अगर हमें कंपोनेंट्स दिए हो क्या हम वापस ओरिजिनल वेक्टर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, और अभी मैं यही टेक्निक आपको सिखाने जा रहा हूं। तो हम कहेंगे कि रिजल्टेंट फ्रॉम कंपोनेंट्स। अभी तक हम कंपोनेंट्स निकाल रहे थे रिजल्टेंट से, लेकिन अब मैं कहूंगा रिजल्टेंट निकालें कंपोनेंट्स। तो देखिए जी, वही ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल OMP, दिस ट्राइंगल OMP, और इस ट्राइंगल में मैं कहूंगा पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है? ये साइड, और ये साइड तो OP है। बेस क्या है? थीटा के साथ वाली ये वाली साइड OM, और परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट? थीटा के सामने वाली साइड राइट एंगल ट्राइंगल में PM। अब जरा देखते हैं क्या इनके स्पेशल नेम बनते हैं? बिल्कुल, OP तो A है, OM तो AX है। मैं मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं, इस वजह से मैं I हैट J हैट नहीं लूंगा, और PM तो Y है, तो AY और उसका स्क्वायर। तो जी स्टूडेंट्स यहां से A किसके बराबर है? AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, क्योंकि दोनों तरफ मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे मैं कह देता हूं नंबर 3। तो अगर आपके पास x और y कंपोनेंट्स हो, आप x और y कंपोनेंट्स पुट करें तो आपके पास ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब लास्ट चीज आज की, और वो है एंगल थीटा ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का अगर आपने एंगल निकालना है तो कैसे निकालना? स्टूडेंट ध्यान कीजिएगा, हम फिर से उसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OMP मैं कह सकता हूं ट्राइंगल OMP में कि थीटा tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या बन रहा है जी? अब मैं डायरेक्ट कहता हूं AY
बेस क्या बन रही है स्टूडेंट्स? ax, यहां से थीटा किसके बराबर आएगा? tan इनवर्स, ये tan उधर जाकर इनवर्स हो गया और वहां क्या है? ay ओवर ax। तो ये हमारे पास, अगर आपको थीटा निकालना हो तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। आइए इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड भी एक दो इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। पहली बात, अगर आपका x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट नेगेटिव है, आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब आप स्क्वायर लेंगे तो आपका आंसर तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। हालांकि अगर उनके दोनों वेक्टर्स भी नेगेटिव हो फिर भी उनका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, कंपोनेंट्स नेगेटिव होने पर भी। और इस एंगल से रिलेटेड क्या क्या बातें पूछी जा सकती है, आइए जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट जरा देखते हैं ये दो एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू क्या कहता है? एट व्हाट एंगल x एंड y कंपोनेंट्स आर इक्वल। ये पहले भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन यहां क्योंकि थीटा का फार्मूला पड़ा है उस हिसाब से देखते हैं आप लोगों ने एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। नाउ स्टूडेंट्स, y कंपोनेंट क्या है? y कंपोनेंट और x कंपोनेंट तो बराबर है, तो ये जब बराबर होंगे कैंसिल होंगे, हमारे पास रह जाएगा 1, और 1 का tan इनवर्स जब आप लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45 डिग्री। ये आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे विजुअली देखना चाहें, ये देखें जी, हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये अगर वेक्टर है 45 डिग्री पर, ये बनेगा इसका y कंपोनेंट और ये बनेगा इसका x कंपोनेंट, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। आप देख सकते हैं कि x और y कंपोनेंट तकरीबन दोनों बराबर बन रहे हैं। इसका मतलब आप बनाकर भी देख सकते हैं, ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि 45 डिग्री पर x और y कंपोनेंट बराबर होंगे। बिल्कुल ऐसा ही यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, कहता है ax 4 है, ay 5 है, थीटा निकालें। अब आप स्टूडेंट्स फौरन से फार्मूला लगाएंगे कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर y कंपोनेंट नीचे x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और x कंपोनेंट जैसे ही आप वैल्यूज पुट करेंगे तो 5 पुट करेंगे और 4 पुट करेंगे, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करने लगेंगे, अगर आप m कैट कर रहे हैं या e कैट कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यार यहां तो मैं थीटा निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि tan इनवर्स निकालने के लिए आई नीड अ कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर तो वहां पर अलाउ नहीं है। यहां पर क्या करें? क्या कोई और लॉजिक, कोई ट्रिक हमारी यहां हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कि y कंपोनेंट x कंपोनेंट से बड़ा जरूर है। ये 5 है, ये 4 है, तो y कंपोनेंट इज ग्रेटर। अब मुझे ये भी मालूम है कि वो कौन सा एंगल है जिस पर 45 पर, जिस पर x और y बराबर होते हैं। तो अगर 45 होता तो जितना x उतना y, लेकिन हमें मालूम है y कंपोनेंट बड़ा है। y कंपोनेंट कब बड़ा होगा? जब मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा यूं बनाऊंगा, क्योंकि इस सूरत में इसका y यानी कि इसकी हाइट ज्यादा, लेकिन इसका x कंपोनेंट कम हो जाएगा। इसका मतलब मुझे मालूम है कि अगर y कंपोनेंट x कंपोनेंट से बड़ा है तो ये एक ही सूरत में हो सकता है जब एंगल 45 से बड़ा हो। और अगर आप देखें इसमें एंगल 45 से सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़ा है, तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर मैं गेस कर सकता हूं कि मेरा एंगल जो है वो 51 डिग्री होगा, बशर्ते कि कोई और एंगल इस तरह का 45 से बड़ा ना हो। तो थोड़ा सा आप इनको देखें कि किस तरह से हिट एंड ट्रायल करके आप बजाय सही आंसर ढूंढने के आप गलत आंसर्स ढूंढकर उनको एलिमिनेट कर देंगे, और आपके पास जो बाकी बचेगा वही आपका सही आंसर होगा। ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से रेडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिक इस वजह से है क्योंकि ये पूरे आपके चैप्टर में थ्रू आउट ये कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। तो यहां जितना आप इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आगे ही आपके लिए फायदा है। तो मैं यहां पर आप लेक्चर छोड़ता हूं, आप लोग इसको अच्छी तरह से दोबारा देख लें। चाहे अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो वहां वीडियो रोक कर दोबारा रिवाइंड करके देखा करें।